नमस्कार, न्यूज एट वन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। आपको बता दें, थोड़ी देर के बाद प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली को कई बड़ी सौगातें देने वाले हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और उससे पहले एक तरफ आम आदमी पार्टी और दूसरी तरफ लगातार जो है वो यहां पर घोषणाएं जो है वो निकल कर आ रही हैं और अब प्रधानमंत्री मोदी चुनाव प्रचार का बिगुल बजा देंगे। बीजेपी की तरफ से ये बड़ा जो है यहां पर कदम उठाया जा रहा है और 4500 करोड़ की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास जो है वो प्रधानमंत्री मोदी अभी थोड़ी देर में करने वाले हैं। कुछ ही समय बचा हुआ है, कुछ ही मिनट बचे हुए हैं और कुछ ही मिनटों के बाद पीएम मोदी की तरफ से ये सौगातें दिल्ली वासियों को दी जाने वाली हैं और वो भी हम आपको दिखाएंगे कि आखिर पीएम मोदी कैसे वहां पर जो है वो सौगातें सामने रखेंगे। लाइव तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, क्योंकि हमने बताया था कि 1 बजे के आसपास का जो समय था वो निर्धारित था और ये सीधी लाइव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर दिल्ली से, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली में पहुंचे और वहां पर कुछ लोगों से मुलाकात हो रही है। उनके सामने कई महिलाएं हैं, कुछ बच्चे शामिल हैं, उनसे बातचीत हो रही है और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत दिलचस्प है कि दिल्ली में चुनाव होने हैं इस साल की शुरुआत में ही। अभी साल को 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद हो सकता है चुनाव आयोग की तरफ से दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव को लेकर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है। इसकी तिथियां निकलकर सामने आ सकती हैं, इसका ऐलान किया जा सकता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि सियासी जो इस वक्त हवाएं हैं वो और भी ज्यादा तेज हो गई है। हालांकि पूरे देश में इस वक्त कोहरे की ठंड चल रही है, लेकिन इसके साथ साथ सियासत लगातार इसमें देखने को मिल रही है, सियासी गर्मियां भी चल रही है। इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी और उनके साथ जो ऊर्जा मंत्री हैं मनोहर लाल, और वो भी उनके साथ मौजूद है। इसके साथ साथ दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना भी उनके साथ मौजूद हैं, क्योंकि आज कई सारी घोषणाओं का यहां पर ऐलान करने वाले हैं और कुछ परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास होगा। कुछ लोगों को फ्लैट्स की चाबियां समर्पित की जाएंगी और भी बड़े सारे कदम आज पीएम मोदी की तरफ से उठाए जा रहे हैं। तो इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से पीएम मोदी इन लोगों से बातचीत कर रहे हैं। वहां पर छोटे बच्चे भी मौजूद हैं, दिल्ली के ये लोग हैं और इन्हीं को आज ये सौगातें दी जाएंगी। 4500 करोड़ की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होना है। वीर सावर के नाम पर दिल्ली में कॉलेज बनेगा, इसकी घोषणा भी होनी है। 2 नए विश्वविद्यालय परिसर का भी आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी आज रखने वाले हैं। नजफगढ़ और फतेहपुर बेरी में एक आवंटित जमीन भी की जाएगी। इस पूरे मामले को लेकर जुग्गी वासियों को भी पीएम मोदी आज सौगात देंगे और नए फ्लैट की चाबियां भी सौंपने वाले हैं। तो आज जो बीजेपी फुल एक्शन में नजर आ रही है, चुनावी मूड में नजर आ रही है। आधिकारिक तौर पर अब बीजेपी भी जमीन पर उतर चुकी है। दिल्ली में चुनाव से पहले ये बड़ी सौगातें वहां दिल्ली वासियों को मिलने वाली हैं और बीजेपी का दावा है कि हम उन गरीब और वंचित लोगों के लिए भी कदम उठाएंगे जिन्हें इन योजनाओं का सीधा फायदा पहुंचेगा। और देखिए, फ्लैट्स को लेकर एक बहुत बड़ी जो योजना है उसका भी आज उद्घाटन होना है और जुग्गी वासियों को भी पीएम मोदी आज सौगातें देंगे। ये सीधी तस्वीरें आपको बताने की हम कोशिश भी कर रहे हैं और क्या इसके जरिए दिल्ली के विधानसभा चुनाव तक का सफर भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना आसान रहेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार सरकार में है, सत्तारूढ़ है और लगातार घोषणाओं पे घोषणाएं कर रही है। कई तमाम बड़ी घोषणाएं आम आदमी पार्टी ने की हैं, चाहे वो महिला सम्मान योजना हो, बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना हो, या फिर ऑटो ड्राइवर्स के लिए 5 गारंटियां हो, या फिर दलित बच्चों के लिए उनकी पढ़ाई, उनकी शिक्षा मुफ्त करने की योजना हो। उस पर भी एक कदम उठाया गया था और उसके बाद पुजारियों और ग्रंथियों पर एक जो बड़ा जो कदम आम आदमी पार्टी की तरफ से उठाया गया था, उसने चर्चाएं बटोरी। उसके काउंटर में अब बीजेपी किस तरह से रणनीति बनाती है दिल्ली को लेकर। हालांकि लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी ने सभी सीटें दिल्ली की अपने नाम की थी, विधानसभा में कुछ परिस्थितियां अलग होती हैं। 3 बार में अरविंद केजरीवाल के सामने बीजेपी थी, लेकिन बीजेपी टिक नहीं पाई। पूर्ण बहुमत के साथ अरविंद केजरीवाल वहां पर आने लगे और 70 में से एक बार 67 सीटें और एक बार 62 सीटें अरविंद केजरीवाल ने वहां पर हासिल की हैं।
लेकिन 5 साल के बाद कितना क्या कुछ बदलाव हुआ है, 2020 में क्या था और 2025 में क्या है, वो देखना बेहद ज्यादा दिलचस्प है। ये जो फासला है, ये किन विवादों के साथ इस फासले को और ज्यादा नजदीक किया गया है, इस गहराई को भरने की कोशिश की गई है, वो आपको बताएंगे। और किसको फायदा किसको नुकसान हुआ है। लोकसभा के दौरान में भारतीय जनता पार्टी को जरूर नुकसान हुआ था, लेकिन दिल्ली में सारी सीटें जीती हैं। आम आदमी पार्टी के लिए शराब घोटाला एक बहुत बड़ा जो चक्र है वो देखने को मिला। उस चक्र में तमाम बड़े नेता फंसते हुए भी नजर आए। खुद अरविंद केजरीवाल भी जेल रहकर आए और जेल से बाहर आए। अब वो जमानत पर हैं। क्या उसका प्रभाव, उसका सीधा इंपैक्ट दिल्ली के विधानसभा चुनाव पे देखने को मिलेगा? क्योंकि इस बार प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर ही बीजेपी दिल्ली के अंदर चुनाव लड़ने जा रही है और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी, और इस बार आतिशी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल का चेहरा ही सामने रहेगा। तो उसको लेकर अब आज साल का तीसरा दिन है। ऐसे में प्रधानमंत्री आज दिल्ली के अंदर पहुंचे हुए हैं और आज फ्लैट्स की चाबियां जो हैं वो समर्पित करने वाले हैं, जिसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और इससे कहीं ना कहीं कई सारे लोगों को आज फायदा भी होने वाला है। नजफगढ़ और फतेहपुर बेरी में जमीन आवंटित की गई है। झुग्गी वासियों को भी पीएम मोदी सौगात दे रहे हैं। तो ये दिल्ली में चुनाव होने से पहले ये बड़ा इवेंट के तौर पर देखा जा रहा है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बीजेपी के दिल्ली के सभी सांसद जोरों शोरों से लगे हुए थे पिछले कई दिनों से, और अभी भी लगे हुए हैं। आगे इस रणनीति को कैसे लेकर जाना है चुनाव तक, उसको लेकर भी लगे हैं। चाहे वो दिल्ली की प्रदेश इकाई की टीम हो या फिर दिल्ली के तमाम सांसद हो। पीएम मोदी आज 4500 करोड़ से अधिक की सौगात दे रहे हैं। उसकी प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। तो देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। अब जरा आपको ग्राफिक्स के जरिए ये जो योजनाएं हैं, जिनका उद्घाटन आज होना है, जो सौगातें हैं जिनका उद्घाटन होना है, वो आपको बताएंगे। जरा देखिए, जरा पीएम मोदी की बड़ी सौगात है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 3 नई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे, ये भी इसमें शामिल है। इसमें बहुत सारी और चीजें हैं जो इसमें शामिल की गई हैं। इसके साथ साथ लगातार जो हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की जो सौगातें आज दिल्ली वासियों को मिलने वाली है, उसमें क्या क्या है। देखिए, इन परियोजनाओं में पूर्वी दिल्ली के सूरजमल विहार में भी एक बड़ी जो है सौगात है। द्वारका में पश्चिमी परिसर में एक और शैक्षणिक ब्लॉक जो है वो बनाया जाएगा। ये सौगात भी आज लोगों को समर्पित की जाएगी। इसके साथ साथ नजफगढ़ के रोशनपुरा में एक अत्याधुनिक वीर सावरकर कॉलेज का भवन भी शामिल है। वीर सावरकर कॉलेज का भवन शामिल है और इस पर अब सियासत भी तेज हो चुकी है। कांग्रेस ने इस पर एक पत्र भी लिखा है। एनएससी यूआई की तरफ से एक पत्र भी लिखा गया है कि आप मनमोहन सिंह के नाम पर बनाइए। देखिए, सूरजमल विहार में लगभग 15.25 करोड़ की लागत से बनेगा। पूर्वी परिसर में को 373 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जाएगा। ये भी इसमें शामिल है। 373 करोड़ इसमें लगाए जाएंगे और इसको और भी ज्यादा डेवलप करने की कोशिश की जाएगी। इसके साथ साथ परियोजना में 59,618 वर्ग मीटर के दायरे में इसको बनाया जाएगा। 60 क्लासरूम है, 10 इसमें ट्यूटोरियल रूम है। इसके साथ साथ और भी चीजें हैं, कैफेटेरिया है और 2 कॉमन रूम शामिल होंगे। ये तमाम चीजें हैं जो आज दिल्ली वासियों को समर्पित होंगी। द्वारका सेक्टर 22 में पश्चिमी परिसर के पहले चरण में 107 करोड़ रुपए की वहां पर सौगात देंगे प्रधानमंत्री मोदी। तो एक एक कर जो आप समझ रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, इसका कितना फायदा सीधा सीधा लोगों को मिलने वाला है, ये भी आप देख लीजिए जरा। अनुमानित लागत से एक अकादमिक भवन का निर्माण होना है। इस परिसर में 19,434.28 वर्ग मीटर के क्षेत्र में यह बनाया जाएगा। 2 मूड कोर्ट इसमें शामिल है, डिजिटल लाइब्रेरी शामिल है, कॉन्फ्रेंस रूम शामिल है और एक फैकल्टी रूम भी शामिल है। यानी फैकल्टी रूम भी बनेगा जो इन सबको वहां पर मैनेज करेंगे। उसके साथ कैफेटेरिया और सेमिनार हॉल बनेगा, जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। ये बहुत बड़ी सौगातें हैं प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से। और भी कुछ चीजें हैं जो आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे, क्या क्या इसमें चीजें रखी गई हैं, ये कितनी इंपॉर्टेंट है दिल्ली वासियों के लिए, कितनी जरूरी है और इनसे दिल्ली वासियों को कितना फायदा होगा। देखिए, नजफगढ़ में वीर सावर के नाम पर कॉलेज का निर्माण होगा। इस पर विवाद भी छिड़ गया है। 140 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण किया जाएगा। इसके साथ इसमें 18,816.56 वर्ग मीटर के क्षेत्र में इसमें 24 वो बनाए जाएंगे। एक कैंटीन, 40 फैकल्टी रूम, डिपार्टमेंट लाइब्रेरी और कॉन्फ्रेंस रूम जैसी सुविधाएं इसमें शामिल होंगी।
द्वारका सेक्टर 22 में पश्चिमी परिसर के पहले चरण में 107 करोड़ रुपए की सौगात होगी। इसके साथ अनुमानित लागत से एक अकादमिक भवन का निर्माण भी होना है। इस परिसर में 19,434.28 वर्ग मीटर के क्षेत्र में यह बनाया जाएगा। 2 मूड कोर्ट, डिजिटल लाइब्रेरी, कॉन्फ्रेंस रूम और फैकल्टी रूम इसमें शामिल है। कैफेटेरिया और सेमिनार हॉल जैसी सुविधाएं उपलब्ध इसमें होनी हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जो आज प्रधानमंत्री मोदी इनको देने वाले हैं। देखिए, 140 करोड़ रुपए की लागत से यह तैयार किया जाएगा, यह बनाया जाएगा। इसमें 18,816.56 वर्ग मीटर के क्षेत्र में यह बनाया जाएगा। ताबिश कमाल हमारे साथ हमारे सहयोगी फिलहाल इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बने हुए हैं। ताबिश, ये बहुत बड़ी सौगातें आज दिल्ली वासियों को दी जा रही हैं, जरा बताइएगा अभी, क्योंकि प्रधानमंत्री वहां पर पहुंच चुके हैं और लगातार इसकी प्रक्रिया चल भी रही है। बिल्कुल शीतल, देखिए, चूंकि जिस पल का इंतजार भारतीय जनता पार्टी और देशवासी कर रहे थे वही पल है। मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव है, तो भारतीय जनता पार्टी को इस बात का इंतजार था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तमाम योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव अब बस कुछ ही दिन के अंदर होने वाला है। जो सूत्रों के हवाले से खबर आई है, 2 या 3 दिन में चुनाव आयोग अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है। और ऐसे में चूंकि 18 तारीख को मुख्य चुनाव आयुक्त रिटायर हो रहे हैं, तो 18 तारीख से पहले पहले चुनाव को पूरी तरह कंप्लीट भी करना होगा। ये भी कहीं ना कहीं पूरी चुनौती रहेगी। लेकिन जिस तरह से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों और महिलाओं के बीच पहुंचे, मिल रहे हैं, और ये दिखाई दे रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो शिलान्यास करने पहुंचे हैं उसका सीधा फायदा आने वाले दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कैश करने की कोशिश करेगी। देखिए, जो गरीबों के लिए फ्लैट आवंटित किए गए हैं, ये पहले से ही प्रधानमंत्री का एक सपना है। और ये भारतीय जनता पार्टी भी लगातार इस बात को कहती रहती है कि जहां झुग्गी वही मकान, यानी जहां पर झुग्गी है उनको खत्म किया जाएगा और वहां पर बड़े कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे, मकान बनाए जाएंगे और उन मकानों को उन्हीं झुग्गी वासियों को दिया जाएगा। और इसी कड़ी में आज ये तीसरा चरण होगा जब इतनी बड़ी तादाद में झुग्गी वासियों के लिए मकान बना करके तैयार करके आज उनको आवंटित किए जाएंगे। उनकी चाबी प्रधानमंत्री उन लाभार्थियों को देंगे। हालांकि इससे पहले दिल्ली की कालकाजी विधानसभा के गोविंदपुरी में भी ये तमाम योजनाओं के तहत मकान दिए जा चुके हैं। और ये बीजेपी का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड दिल्ली में माना जाएगा, क्योंकि दिल्ली के अंदर सबसे बड़ी तादाद में झुग्गी और स्लम एरियाज है। और ऐसे में अगर झुग्गी और स्लम एरियाज के लोगों को इतनी बड़ी तादाद में मकान दिए जाएंगे तो आने वाले समय में इसका प्रभाव कहीं ना कहीं दिल्ली के विधानसभा चुनाव पर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है ताबिश, बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा ये इंपॉर्टेंट बात आपने कही कि कैसे बीजेपी यहां पर डिफेंड कर पाएगी आम आदमी पार्टी की तमाम बड़ी योजनाओं के साथ। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया ताबिश, हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पर पूरी नजर बनाए रखेंगे, लेकिन उससे पहले अब आपको सीधे लिए चलते बहादुरगढ़, जहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। खुशी और गर्व महसूस हो रहा है। मैं आप सबको पुनः माता सावित्रीबाई फुले जी की जयंती की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और इस शुभ अवसर के ऊपर मैं माता सावित्रीबाई फुले को नतमस्तक होकर के उनके चरणों में प्रणाम भी करता हूं। माता सावित्रीबाई फुले का जन्म उस समय में हुआ जब समाज में अनेक कुरीतियां और अंधविश्वास था। जाति व लिंग के आधार पर लोगों से भेदभाव किया जाता था, छुआछूत थी, महिलाओं की स्थिति उस समय में दयनीय थी, उनको पढ़ने का भी अधिकार नहीं था। उन्हें इन बातों का माता सावित्रीबाई फुले के जीवन पर गहरा असर पड़ा और उसी समय उन्होंने इन कुरीतियों को दूर करने और इस अंधकार को समाप्त करने के अधिकार पथ पर चलने की उन्होंने ठानी। और मुझे खुशी है कि माता सावित्रीबाई फुले जी भारत के नारी मुक्ति आंदोलन की पहली ऐसी समाज सुधारक थी जिनका विवाह केवल 8 वर्ष की आयु में ही, 9 वर्ष की आयु में ही वो हुआ है। 1940 में महात्मा ज्योतिबा फुले से उनकी विवाह हुआ और विवाह के समय वे ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी और उनके पढ़ने और सीखने की लगन देखकर महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने उन्हें आगे पढ़ाया और लिखाया
और उनको सिखाया। और आज आजादी से पहले भारत में वह दौर था जब महिलाओं को पढ़ने की भी आजादी नहीं थी। कहते हैं कि एक दिन जब माता सावित्रीबाई फुले अपने घर पे किताब पढ़ रही थी तो उनके पिताजी ने उस किताब को हाथ से उनसे छीन करके बाहर फेंक दिया था। और उसी समय माता सावित्रीबाई फुले ने ये प्रण लिया था कि मैं तो स्वयं पढ़ूंगी परंतु महिलाओं के बेटियों को शिक्षित करने के लिए भी मैं काम करूंगी। और उन्होंने उसको बखूबी आगे बढ़ाने का काम किया है। मुझे खुशी है कि यही नहीं, उन्होंने घोर अन्याय के विरुद्ध भी आवाज को बुलंद की और महिलाओं को शिक्षित करने के मिशन पर वो निकल पड़ी। उन्होंने 1848 में महाराष्ट्र के पुणे में एक पहला महिला विद्यालय खोला और जिसमें बेटियों को शिक्षित करने का निर्णय वो माता सावित्रीबाई फुले ने लिया है। और उनके जीवन के अंदर जो कष्ट आते थे, क्योंकि जब वो पढ़ाने के लिए स्कूल में जाती थी तो लोग उसको एक अलग दृष्टि से देखते थे और उसके कपड़ों के ऊपर कीचड़ फेंकते थे ताकि वो बेटियों को पढ़ाने के लिए ना जा सके। उसके अंदर बड़ा अवरोध पैदा वो करती थी। परंतु माता सावित्रीबाई फुले का एक मिशन था और उस मिशन के अंदर उन्होंने जब स्कूल में पढ़ाने के लिए वो जाती थी तो एक सूट अलग से अपने थैले में डाल करके ले जाती थी कि अगर लोग उसके कपड़ों को खराब करते थे वो कपड़े बदल करके बेटियों को पढ़ाने का काम माता सावित्रीबाई फुले करती थी। ये ऐसा जज्बा कि उन्होंने उस कृति को समाप्त किया जब बेटियों को शिक्षित करना ही अपराध माना जाता था। ऐसी देश की महानायिका जो पहली शिक्षिका हुई है माता सावित्रीबाई फुले, उसको मैं नमन करता हूं। और मुझे खुशी है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी अपनी मन की बात में जो 108वां एपिसोड था माता सावित्रीबाई फुले का जिक्र करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, उन्होंने अपने शब्दों के अंदर कहा था कि उनका नाम आते ही सबसे पहले शिक्षा और समाज सुधार के क्षेत्र में उनका योगदान हमारे सामने आता है। वे हमेशा महिलाओं और वंचितों की शिक्षा के लिए जोरदार तरीके से आवाज उठाती रही हैं। वे अपने इसमें से बहुत आगे थी और गलत प्रथाओं के विरोध में हमेशा मुखर रही हैं। शिक्षा से समाज के सशक्तिकरण पर उनका गहरा विश्वास था, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है। मुझे खुशी है कि माता सावित्रीबाई फुले ने अपने जीवन को एक मिशन की तरह जिया। उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य ही विधवा विवाह करवाना, छुआछूत मिटाना, महिलाओं की मुक्ति और महिलाओं को शिक्षित करना ही उनके जीवन का ध्येय था। देश में विधवाओं की दुर्दशा को देखते हुए उन्होंने 1854 में विधवाओं के लिए एक आश्रम खोला। यही नहीं, उन्होंने विधवाओं को पुनर्विवाह के लिए भी प्रेरित किया। उस कुरीति को भी समाप्त करने का काम ये माता सावित्रीबाई फुले ने किया है। उनका पूरा का पूरा जीवन समाज के फैली हुई जो कृतियां थी उनको समाप्त करने के लिए ऐसी महापुरुष, महानेत्री, महानायिका उनका पूरा का पूरा जीवन रहा है। मुझे खुशी है कि 1890 में जब महात्मा ज्योतिबा फुले का निधन हो गया था तो माता सावित्रीबाई फुले ने वो सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ते हुए उनको अग्नि देने का काम भी वो
माता सावित्रीबाई फुले ने ही किया था। और मुझे ये भी बताते हुए कि 1897 में महाराष्ट्र में जो प्लेग की बीमारी फैलने पर उन्होंने जो पीड़ित थे ऐसे लोगों की मदद करने के लिए वो आगे निकल करके आई और उस प्लेग की बीमारी में वो स्वयं भी उससे ग्रसित हो गई और 10 मार्च 1897 को इसी बीमारी के चलते ही उनका निधन हुआ था। मैं आज आप लोगों को समाज सेवा की राह पर चलते हुए ही उन्होंने अपने जीवन की आहुति भी समाज और देश के नाम दे दी थी। तो आपने सुना नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री इस वक्त बहादुरगढ़ में पहुंचे, वहां पर अपना संबोधन कर रहे थे। लेकिन फिलहाल अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अब आपको बताएंगे कि आखिर बिहार के पटना में बीपीएससी छात्रों का लगातार प्रदर्शन क्यों हो रहा है और छात्रों का जो प्रदर्शन है इसमें किस किस का समर्थन उनको मिल रहा है। क्या अब छात्रों के इस प्रदर्शन को सियासत की हवा दी जा रही है और उस आधार पर इसे आगे बढ़ाया जा रहा है। तो अब इस पर बात करेंगे कि आखिर छात्रों के प्रदर्शन में कौन कौन उनके समर्थन में। ऐसी बातें हैं कि पीके यानी प्रशांत किशोर उनके समर्थन में आ चुके हैं, पप्पू यादव उनके समर्थन में आ चुके हैं और भी कई राजनीतिक पार्टियां उनके समर्थन में आने की कोशिश में। पटना में बीपीएससी छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है और प्रशांत किशोर के बाद पप्पू यादव भी समर्थन में उतर चुके हैं, खुला समर्थन दे रहे हैं और रेलवे ट्रैक पर उतरे ट्रेन रोकने की कोशिश की गई है। पप्पू यादव ने चक्का जाम करने का ऐलान कर दिया है। तो देखिए बिहार के अंदर इस वक्त बीपीएससी छात्रों का जो घमासान है वो जारी है और बीपीएससी के जो छात्र हैं उनके प्रदर्शन को बीपीएससी के कोई छात्र नहीं बल्कि अब राजनीतिक पार्टियों के नेता जिसमें प्रशांत किशोर लगातार फ्रंट से इसको लीड कर रहे हैं, सामने से इसको इस पूरी गाड़ी को ड्राइव करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब इस ड्राइवर के साथ साथ अब दूसरा ड्राइवर यानी पप्पू यादव भी उतर चुके हैं। कुल मिलाकर ये साल बिहार के लिए चुनावी साल है क्योंकि विधानसभा के चुनाव बिहार में इसी साल में होने हैं। अंततः ये इस साल के अंत में हो सकते हैं, ऐसी संभावनाएं हैं। लेकिन आज से ही इस हवा को बनाने के लिए अब ये प्रदर्शन जो पहले छात्र अपने हित के लिए कर रहे थे, जो अपनी मांगों को लेकर कर रहे थे, लेकिन अब ये सियासत की मुख्य धारा में आ चुका है क्योंकि खुले तौर पर अब प्रशांत किशोर और पप्पू यादव इसका समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं प्रशांत किशोर के बाद पप्पू यादव भी समर्थन पर उतर चुके हैं। रेलवे ट्रैक पर उतरे, ट्रेन रोकने की कोशिश की गई और जबरदस्त हंगामा भी। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, मैं जरा उन्हीं से चर्चा करने की कोशिश करूंगा कि आखिर किस तरह से ये मसला, ये मामला जो है वो सुलझाया जाएगा। ये एक बड़ा सवाल है। आखिर बिहार के पटना में जो ये मामला लगातार बढ़ रहा है। राजेश तिवारी जी हमारे साथ बने हुए हैं, प्रदेश सचिव हैं जेडीयू से और उन्हीं से मैं बातचीत करना चाहूंगा। राजेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। राजेश जी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं छात्र पिछले कई दिनों से और कुछ दिन पहले जिस तरह से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, लाठीचार्ज वहां पर की गई, उसके बाद कई सारे सवाल भी खड़े हो गए और ये प्रदर्शन और भी उग्र होने लगा। देखिए हकीकत यह है कि आप जैसे जान रहे हैं कि अक्टूबर नवंबर में बिहार में चुनाव होने वाला और ये चुनाव को देखते हुए जिस तरह से विपक्ष जो है नीति विहीन, नेता विहीन वो है, उसको लेकर के ये छात्रों को आड़ में ये राजनीति किया जा रहा है। बता दें कि 912 सेंटर था, 912 सेंटर में सिर्फ एक सेंटर जो पटना के बापू टावर स्थित था, वहां पर सेंटर पर जो कुछ क्वेश्चन पेपर लेट होने के चलते यह बवाल हुआ था और उसको बीपीएससी ने उसको कैंसिल कर दिया। फिर से एग्जाम लिया रहा। 4 तारीख को कल चुनाव है, कल उसका एग्जाम है और पूरे इंटरनेट से डाउनलोड किया जा चुका है क्वेश्चन। लेकिन इसके बाद चूंकि हम लोगों के पास ना तेजस्वी यादव थे और प्रशांत किशोर, पप्पू यादव, ये अपने में क्रेज लेने के लिए विद्यार्थियों परीक्षार्थियों के आड़ में ये अपने राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। परीक्षार्थियों से कोई मतलब इन लोगों को नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सबसे ज्यादा हैं। लेकिन बड़ा सवाल राजेश जी ये भी उठ रहा है कि आखिर बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है उस पर सवाल क्यों खड़े होता है? एग्जामिनेशन या जो परीक्षा की प्रक्रिया होती है उन पर सवाल क्यों खड़े होते हैं? बार बार ये लगातार क्यों खड़े होते हैं? वजह क्या है? क्या सरकार इसको प्रॉपर तरीके से या उचित तरीके से नहीं चला पा रही है?
सरकार इसको प्रॉपर वे से, क्योंकि हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद छात्र आंदोलन से उपजे हुए हैं। जिस बीपीएससी की परीक्षा कभी होती नहीं थी लालू यादव के राज में, आज प्रॉपर वे में परीक्षा हो रहा है। मैट्रिक इंटर का परीक्षा देश में सबसे पहले परीक्षा बिहार में होता है। लेकिन हम लोगों को राजनीतिक छात्रों के सहारे करना है। आखिर भैया क्यों आप, ये तो किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि ये आंदोलन कर क्यों रहे हैं, धरना दे क्यों रहे हैं। क्योंकि आपस में ये अपने आप को कंपटीशन मान करके विद्यार्थियों के साथ ये भविष्य के साथ मजाक कर रहे हैं। और आपको हम बता दें 12,000 स्टूडेंट में कम से कम 8,000 से ऊपर डाउनलोड इंटरनेट से एडमिट कार्ड कर चुके हैं। कल 22 जगह सेंटर है, सबका एग्जाम हो रहा है। 912 में सिर्फ एक सेंटर कैंसिल हुआ है और 9 से 11 पर प्रॉपर वे से पूरे ये फैला जा रहा है कि लीक आउट हुआ है पेपर, और कहीं से भी कोई लीक आउट नहीं हुआ। यहाँ तक कि हमारे माननीय मंत्री और बीपीएससी कह रही है कि किसी को भी अगर जो कहीं भी हो कि लीक आउट पेपर हुआ है या कहीं कदाचार, लेकिन राजेश जी आप कह रहे हैं कि नहीं हुआ है, और आपके सामने विपक्ष कह रहा है कि ये सब हुआ है, धांधली हुई है, अनियमितताएं हुई है, उसको लेकर ये प्रदर्शन भी किया जा रहा है। और देखिए अब राजनीतिक पार्टियों के नेता भी इसके सामने आ चुके हैं, खुद प्रशांत किशोर आए हैं, खुद पप्पू यादव भी उनका समर्थन कर रहे हैं। यही तो हम लोग कह रहे हैं कि अगर आपको लग रहा है तो आप दीजिए ना, आर्थिक अपराधिकारी को दीजिए ना, सबूत तो दीजिए। हम लोग जांच करवाया, आर्थिक अपराधिकारी जांच करवाइए, कहीं कोई नहीं मिला, एक जगह गड़बड़ मिला, उसको रीएग्जामिनेशन दिया जा रहा है। आपको अगर लग रहा है कि है तो आप प्रूफ दिया, तो नहीं प्रूफ हमारे पास नहीं है। तो जब आपके पास प्रूफ नहीं है तो सिर्फ आप राजनीति से कीजिएगा, छात्रों के नाम पर आप नोटिस कीजिएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है। अब राजेश जी इस मामले को कैसे सुलझाएंगे आप, क्योंकि ये एक बड़ा मामला बनते जा रहा है। आज देखिए किस तरह से ट्रेनें रोकने की कोशिश की गई, ये अब कैसे सुलझाया जाएगा सरकार की तरफ से, क्या कदम रहेंगे? कहीं कुछ नहीं है, कल एग्जामिनेशन होगा, सभी परीक्षार्थी परीक्षा में भाग ले रहे हैं। इन लोगों का जो राजनीतिक बवंडर कर रहे हैं स्वतः ये खत्म हो जाएगा। ये आपस में बुरा कस्ती कर रहे हैं, पप्पू यादव वर्सेस तेजस्वी यादव वर्सेस प्रशांत किशोर, ये तीनों आपस में श्रेय लेने के लिए एक छात्रों के आड़ में राजनीति कर रहे हैं। इनको छात्रों से कोई मतलब नहीं है और न छात्र को इनको मतलब है, सिर्फ अपना छात्र विंग जो चूंकि इन लोगों का पार्टी है, ये अपना छात्र विंग यूनिवर्सिटी से बुला करके और जगह से बुला करके, जिसको बीपीएससी के परीक्षा से कोई मतलब नहीं है, वो लोग उसके माध्यम से ये लोग शो कर रहे हैं। लेकिन कल परीक्षा के बाद इन लोगों का स्वतः इग्नोर हो जाएगा। ठीक है राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े। राजेश तिवारी जी प्रदेश सचिव जेडीयू से हमारे साथ बने हुए थे। फिलहाल कृष्णा ठाकुर ब्यूरो चीफ बिहार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्णा, अभी बताइएगा क्या ताजा स्थिति वहां पर है, क्या हालात हैं, क्योंकि ऐसे सुनने में आ रहा है कि ट्रेनें रोकी गई हैं, इस प्रदर्शन को और उग्र बनाने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल शीतल, जिस तरह से बीपीएससी का ये विद्यार्थियों का ये हंगामा जारी है, क्योंकि उनकी जो मांग है वो मांगी नहीं जा रही है। सरकार अपने ओर से ये क्लियर कर दिया है कि मैं 4 जनवरी का जो एग्जाम है वो एग्जाम लेगी। हालांकि जो पेपर लीक का मामला है, कहीं न कहीं पेपर विदाउट लीक किए हुए कैसे 4 तारीख को सरकार एक ही सेंटर पे एग्जाम ले रही है, कहीं न कहीं पेपर लीक का मामला उजागर हुआ होगा, उसी के बेस पे एक सेंटर हो या अदर सेंटर हो, लेकिन पेपर लीक का मामला है। ये कैसे जस्टिफाई किया गया होगा कि एक ही सेंटर पे पेपर, चूंकि एक सेंटर के बारे में आवाज उठाया गया तो एक सेंटर समझा जा रहा है, जहां कहीं ना कहीं विद्यार्थी की मांगे सही है। हालांकि विद्यार्थी के पास में अभी पहले प्रशांत किशोर आए, पप्पू यादव अब आए, धीरे धीरे राजनीतिक जो दल है अपनी प्लेटफॉर्म को मजबूत करने के लिए कहीं ना कहीं युवाओं में अपना चेहरा, चूंकि आगामी चुनाव आने वाली है, उसको देखते हुए सभी अपने अपने फ्रंट पेज पे आने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सरकार के पास तक कोई भी मुद्दा सही से विपक्ष हो या प्रशांत किशोर हो या पप्पू यादव आए हैं, उसको कितना उससे विद्यार्थी को फायदा मिलने वाला है, चूंकि कल एग्जाम सरकार लेने जा रही है। अगर लेकिन कृष्णा, कुछ दिन पहले जब वहां पर विरोध हुआ था, उसके बाद आपने हमें पूरी जानकारी दी थी, उस समय कुछ वीडियोस निकल कर आए थे, उसमें यह दिखाया जा रहा था कि भाई वहां पर जो बैठे छात्र हैं वो प्रशांत किशोर का विरोध कर रहे हैं, उन्हें कह रहे हैं कि आप जाइए, आपकी हमें जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या हुआ कि वापस प्रशांत किशोर पहुंचे, अब लीड कर रहे हैं और अब अनशन पर भी बैठे हुए हैं, पप्पू यादव भी उनके पीछे पीछे हैं। हालांकि पप्पू यादव और प्रशांत किशोर आपस में विरोध कर रहे हैं।
जी बिल्कुल, एक्चुअली जिस रात की बात है उस रात में हुआ ये, जो प्रशांत किशोर वहां से चले गए, कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को ये लगा कि चेहरा चमकाने के लिए प्रशांत किशोर आए हैं, और प्रशांत किशोर को उस समय नहीं जाना चाहिए। जिस समय शाम के समय वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया था, प्रशांत किशोर को वहां रहना चाहिए था। हालांकि प्रशांत किशोर कहीं और जाके कारगिल चौक के पास में जाके उन्होंने ये वक्तव्य दिया कि स्टूडेंट का जो डेलीगेट है वो सरकार से बात कर रही है, क्योंकि ये फ्रंट पे आना नहीं चाह रहे थे। ऊपर से उनके ऊपर केस हो चुका था, क्योंकि ये ऑनरसाइज मामला था कि सरकार से परमिशन नहीं लिया गया है। हालांकि ये सबको देखते हुए प्रशांत किशोर की छवि रात में ये बोला गया कि गो बैक प्रशांत किशोर का ये नारा विद्यार्थी भी लगाए, तो कहीं ना कहीं ये लगा प्रशांत किशोर की कि मुझे शुरू से अगर मैं बीच में हटा तो मेरी कैरियर और खत्म होगी, मेरी पॉलिटिकल व्यू जाएगी। और लड़के को भी एक ऐसा पार्टी चाहिए था जो कहीं ना कहीं उसमें कदम में कदम मिला के रखे। तो प्रशांत किशोर आए, विद्यार्थी के बीच में बैठ गए और विद्यार्थी उनको भगाना नहीं चाह रहे। हालांकि विद्यार्थी अभी भी बोल रहे हैं कि ये मेरी लड़ाई है, मुझे राजनीतिक दलों से कोई मतलब नहीं है। हालांकि जो भी अपनी अपनी पार्टी कृष्णा, का इस पूरे प्रकरण को लेकर सरकार का क्या तर्क है? सरकार कह रही है कि ये राजनीति चमकाई जा रही है क्योंकि बिहार में चुनाव होने हैं विधानसभा के इसी साल में। जी बिल्कुल, चूंकि सरकार एक अपना पक्ष रखती है पार्टियों के मामले में, चूंकि पार्टी इन्वॉल्व हो गया है। लेकिन पार्टी की दरकिनार करके बात करें तो कहीं न कहीं विद्यार्थी के पक्ष में कहीं भी उस समय जो बोला गया था कि डेलीगेट बात कर रहे हैं, डेलीगेट विद्यार्थी के डेलीगेट टीम से बात कर रही है, नतीजा अभी तक कुछ नहीं नजर आया और एग्जाम एक सेंटर की होने वाली है। तो ये मामला पुनः फिर यही आ जाता है कि आखिर प्रश्न पत्र लीक हुआ, उसी के बेस पे फिर से जो है परीक्षा ली जा रही है। तो ये कौन जस्टिफाई करेगा कि एक ही सेंटर पे प्रश्न पत्र लीक हुआ? क्योंकि एक सेंटर पे हंगामा हुआ, इसलिए सभी को पता है कि एक सेंटर पे प्रश्न पत्र लीक हुई है, बाकी सेंटरों पे प्रश्न पत्र लीक नहीं हुए। अतः अगर प्रश्न पत्र लीक हुई है तभी सरकार जो है बीपीएससी अपना री एग्जामिनेशन ले रही है। तो बीपीएससी कहीं ना कहीं उसमें ये समझ में आ रहा है कि प्रश्न पत्र लीक हुआ है, कहीं ना कहीं बीपीएससी भी इस चीज को मान रही है कि प्रश्न ठीक है। ओके कृष्णा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। 4 जनवरी को ओके, बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णा। इस पूरे प्रकरण पर नजर बनाए रखेगा क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है, खासतौर पर बिहार के अंदर। लेकिन फिलहाल आपको सीधे लिए चलते हैं राजधानी दिल्ली, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी लाइव हैं। और अब मैं आमंत्रित करूंगा माता जयकौर जे क्लस्टर से राजवती जी और श्यामलाल जी को कि वे आए और अपने परिवार का आशियाना जो है आज जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री जी ने किया है, उसके घर की चाबी वे प्रधानमंत्री महोदय के करकमलों से ही प्राप्त करें। चाबी का प्रतिरूप, तालियों की आवाज शुभकामनाओं के रूप में, बधाई के रूप में आप सबकी तरफ से। और अब मैं आमंत्रित करूंगा गोल्डन पार्क जे क्लस्टर से रामचरण जी और शीलाबाई जी को कि वे भी मंच पर आकर इस अवसर पर, इस सौभाग्य की इस घड़ी में प्रधानमंत्री महोदय के करकमलों से अपने घर की चाबी, अपना आशियाना, अपनी छत, अपनी जमीन, ऐसे आशियाने की चाबी प्रधानमंत्री महोदय के करकमलों से प्राप्त करेंगे। आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का उनके कृपा के लिए, उनके स्नेह के लिए। देवियों सज्जनों, दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लाखों परिवारों की दुर्दशा पर आंसू तो बहुतों ने बहाए, लेकिन उस दुर्दशा से इन्हें बाहर निकालकर एक सम्मानजनक जीवन देने का सपना जिन्होंने देखा, उस सपने को साकार करने की प्रेरणा जिन्होंने दी, राह जिन्होंने दिखाई, वे हैं हमारे आपके प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। गरीब हो, महिलाएं हो, किसान हो, आपने इन सबकी समृद्धि का मार्ग प्रशस्त किया है, इन्हें सम्मान से जीने का अवसर दिया है और साथ ही विकसित भारत के निर्माण में इन्हें सबको भागीदार भी बनाया है। देवी सज्जनों, आइए आप सबकी सम्मान से भरी, कृतज्ञता से भरी तालियों के साथ निवेदन करें इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से इस अवसर पर उनके संबोधन के लिए। माननीय प्रधानमंत्री महोदय। भारत माता की, भारत माता की। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी मनोहर लाल जी,
धर्मेंद्र प्रधान जी, तोखन साहू जी, डॉक्टर सुकांता मजूमदार जी, हर्ष मल्होत्रा जी, दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना जी, संसद में मेरे सभी साथीगण, विधायकगण और मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को साल 2025 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साल 2025 भारत के विकास के लिए अनेक नई संभावना लेकर आ रहा है। दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनने की तरफ हमारी यात्रा इस वर्ष और तेज होने वाली है। आज भारत दुनिया में राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता का प्रतीक बना है। साल 2025 में भारत की ये भूमिका और सशक्त होगी। ये वर्ष विश्व में भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को और सशक्त करने का वर्ष होगा। ये वर्ष भारत को दुनिया का बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का वर्ष होगा। ये वर्ष युवाओं को नए स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप में तेजी से आगे बढ़ाने का वर्ष होगा। ये वर्ष कृषि क्षेत्र में नए कीर्तिमानों का वर्ष होगा। ये वर्ष विमेन लेड डेवलपमेंट के हमारे मंत्र को नई ऊंचाई देने का वर्ष होगा। ये वर्ष ईज ऑफ लिविंग बढ़ाने, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाने का वर्ष होगा। आज का एक कार्यक्रम भी इसी संकल्प का एक हिस्सा है। साथियों, आज जिन परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है, उनमें गरीबों के घर है, स्कूल और कॉलेज से जुड़े प्रोजेक्ट्स हैं। मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। विशेष रूप से मैं उन साथियों को, उन माताओं बहनों को बधाई देता हूं जिनकी एक तरह से अब नई जिंदगी शुरू हो रही है। झुग्गी की जगह पक्का घर, किराए के घर की जगह अपना घर, ये नई शुरुआत ही तो है। जिनको ये घर मिले हैं, ये उनके स्वाभिमान का घर है, ये आत्मसम्मान का घर है, ये नई आशाओं, नए सपनों का घर है।
मैं आप सभी की खुशियों में आपके उत्सव का हिस्सा बनने ही आज यहां आया हूं। और आज जब यहां आया हूं तो काफी पुरानी यादें ताजा होना बहुत स्वाभाविक है। आप में से शायद कुछ लोगों को पता होगा, जब आपातकाल का समय था, देश इंदिरा गांधी के तानाशाही रवैये के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था। इमरजेंसी के खिलाफ एक लड़ाई चल रही थी। उस समय मेरे जैसे बहुत साथी अंडरग्राउंड मूवमेंट का हिस्सा थे और उस समय ये अशोक विहार मेरा रहने का स्थान हुआ करता था। और इसलिए आज अशोक विहार में आते ही बहुत सारी पुरानी यादें ताजा होना बहुत स्वाभाविक है। साथियों, आज पूरा देश विकसित भारत के निर्माण में जुटा है। विकसित भारत में देश के हर नागरिक के पास पक्की छत हो, अच्छे घर हो, ये संकल्प लेकर हम काम कर रहे हैं। इस संकल्प की सिद्धि में दिल्ली का बहुत बड़ा रोल है। इसलिए भाजपा की केंद्र सरकार ने झुग्गियों की जगह पक्का घर बनाने का अभियान शुरू किया। 2 साल पहले भी मुझे कालकाजी एक्सटेंशन में झुग्गियों में रहने वाले भाई बहनों के लिए 3000 से अधिक घरों के शुभारंभ का अवसर मिला था। वो परिवार जिनकी अनेक पीढ़ियां सिर्फ झुग्गियों में ही रही, जिनके सामने कोई उम्मीद नहीं थी, वे पहली बार पक्के घरों में पहुंच रहे। तब मैंने कहा था कि ये तो अभी शुरुआत है। आज यहां और 1500 घरों की चाबी लोगों को दी गई है। ये स्वाभिमान अपार्टमेंट्स गरीबों के स्वाभिमान को, उनकी गरिमा को बढ़ाने वाले हैं। थोड़ी देर पहले जब कुछ लाभार्थियों से मेरी बातचीत हुई तो मैं यही एहसास उनके भीतर देख रहा था। मैं नया उत्साह, नई ऊर्जा अनुभव कर रहा था। और वहां मुझे कुछ बालक बालिकाओं से भी मिलने का मौका मिला। ऐसा लग रहा था कि वह स्वाभिमान अपार्टमेंट की ऊंचाई जो है ना, उससे भी ऊंचे उनके सपने में देख रहा था। और साथियों, इन घरों के मालिक भले ही दिल्ली के अलग अलग लोग हों, लेकिन ये सब के सब मेरे परिवार के ही सदस्य हैं। साथियों, देश भली भांति जानता है
कि मोदी ने कभी अपने लिए घर नहीं बनाया। लेकिन बीते 10 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक गरीबों के घर उनका सपना पूरा किया है। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था, लेकिन मेरे लिए तो मेरे देशवासियों को पक्का घर मिले, यही एक सपना था। और मैं आप सबको भी कहता हूं, आप जब भी लोगों के बीच जाएं, लोगों को मिले, और अभी भी जो लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, मेरी तरफ से उनको वादा करके आना, मेरे लिए तो आप ही मोदी है। वादा करके आना, आज नहीं तो कल उनके लिए पक्का घर बनेगा, उनको पक्का घर मिलेगा। गरीबों के इन घरों में हर वो सुविधा है जो बेहतर जीवन जीने के लिए जरूरी है। यही तो गरीब का स्वाभिमान जगाता है, आत्मविश्वास बढ़ाता है, जो विकसित भारत की असली ऊर्जा है। और हम यही रुकने वाले नहीं हैं। अभी दिल्ली में करीब 3000 ऐसे ही और घरों के निर्माण का काम कुछ ही समय में पूरा होने वाला है। आने वाले समय में हजारों नए घर दिल्ली वासियों को मिलने वाले हैं। इस क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या में हमारे कर्मचारी भाई बहन रहते हैं। उनके जो आवास थे वे भी काफी पुराने हो चुके थे। उनके लिए भी नए आवास बनाए जा रहे हैं। दिल्ली के अभूतपूर्व विस्तार को देखते हुए ही केंद्र सरकार रोहिणी और द्वारका सब सिटी के बाद अब नरेला सब सिटी के निर्माण को गति दे रही है। साथियों, विकसित भारत बनाने में बहुत बड़ी भूमिका हमारे शहरों की है। हमारे ये शहर ही जहां दूर दूर से लोग बड़े सपने लेकर आते हैं, पूरी ईमानदारी से उन सपनों को पूरा करने में जिंदगी खपा देते हैं। इसलिए केंद्र की भाजपा सरकार हमारे शहरों में रहने वाले हर परिवार को क्वालिटी लाइफ देने में जुटी है। हमारा प्रयास है कि गरीब हो या मिडिल क्लास, उसको अच्छा घर दिलाने में मदद मिले। जो नए नए लोग गांव से शहर आए हैं, उन्हें उचित किराए पर घर मिले। जो मध्यम वर्गीय परिवार है, मिडिल क्लास है,
उसको भी अपना सपनों का घर पूरा करने के लिए सरकार पूरी मदद दे रही है। बीते एक दशक से कम लगातार ये काम निरंतर चल रहा है। बीते 10 वर्षों में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, इसके तहत देश भर में 1 करोड़ से ज्यादा घर बने हैं। इसी योजना के तहत दिल्ली में भी करीब 30,000 नए घर बने हैं। साथियों, अब इस प्रयास को हमने और विस्तार देने की योजना शुरू की है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अगले चरण में शहरी गरीबों के लिए 1 करोड़ नए घर बनने वाले हैं। इन घरों के लिए केंद्र की भाजपा सरकार ही मदद देने वाली है। साल में जिनकी आय 9 लाख रुपए से कम है, उन परिवारों को इस योजना का विशेष फायदा होगा। केंद्र सरकार मिडिल क्लास परिवारों को, मध्यम वर्ग परिवारों का घर का सपना पूरा करने के लिए होम लोन के ब्याज में बहुत बड़ी छूट दी रही है। वो पैसे सरकार दे रही है। साथियों, हर परिवार का सपना होता है कि उसके बच्चे अच्छे से पढ़े, अच्छे से सीखें और अपने पैरों पर खड़े हो। देश में अच्छे स्कूल कॉलेज हो, यूनिवर्सिटीज हो, अच्छे प्रोफेशनल संस्थान हो, इस पर भाजपा सरकार द्वारा बहुत जोर दिया जा रहा है। हमें सिर्फ बच्चों को पढ़ाना ही नहीं है, बल्कि वर्तमान और भविष्य की जरूरतों के लिए नई पीढ़ी को तैयार भी करना है। नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इसी बात का ध्यान रखा गया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति गरीब परिवार का बच्चा हो, मध्यम परिवार के संतान हो, उनको नए अवसर देने वाली नीति को लेकर चलता है। हमारे देश में मध्यम वर्ग परिवार के बच्चे हो, गरीब परिवारों के बच्चे हो, उनके लिए डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, बड़ी अदालत में खड़े होकर के वकालत करना, ये सारे सपने उनके भी होते हैं। लेकिन मध्यम वर्ग के परिवार के लिए अंग्रेजी माध्यम की स्कूल में बच्चों को पढ़ाना आसान नहीं होता है। गरीब के लिए बच्चों को अंग्रेजी में शिक्षा देना मुश्किल होता है। अगर मेरे मध्यम वर्ग के बच्चे, मेरे गरीब परिवार के बच्चे क्या अंग्रेजी के अभाव में डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकते हैं क्या उनका डॉक्टर इंजीनियर बनने का सपना पूरा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और इसलिए आजादी के इतने सालों तक काम नहीं हुआ, वो आपके इस सेवक ने कर दिया है। अब वो अपनी मातृभाषा में पढ़ करके डॉक्टर भी बन सकता है, इंजीनियर भी बन सकता है और बड़ी से बड़ी अदालत में मुकदमा भी लड़ सकता है।
साथियों, देश की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने में सीबीएसई की बड़ी भूमिका है। इसका दायरा निरंतर बढ़ रहा है। इसको देखते हुए ही सीबीएसई का नया भवन बनाया है। इससे आधुनिक शिक्षा का विस्तार करने में, परीक्षा के आधुनिक तौर तरीकों को अपनाने में मदद मिलेगी। साथियों, उच्च शिक्षा के मामले में दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रतिष्ठा भी लगातार मजबूत हो रही है और ये मेरा सौभाग्य है, मुझे भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी रहने का सौभाग्य मिला। हमारा प्रयास है कि दिल्ली के युवाओं को यहीं पर उच्च शिक्षा के ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले। आज जिन नए परिसरों का शिलान्यास किया गया है, इससे हर वर्ष सैकड़ों नए साथियों को डीयू में पढ़ाई का अवसर मिलेगा। डीयू के पूर्वी कैंपस और पश्चिमी कैंपस का इंतजार लंबे समय से हो रहा था। अब ये इंतजार खत्म होने जा रहा है। सूरजमल विहार में पूरी कैंपस और द्वारका में पश्चिमी कैंपस पर अब तेजी से काम होगा। वहीं नजफगढ़ में वीर सावरकर जी के नाम पर नया कॉलेज भी बनने जा रहा है। साथियों, एक तरफ दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था के केंद्र सरकार के प्रयास है, वहीं दूसरी तरफ यहां की राज्य सरकार का कोरा झूठ भी है। दिल्ली में जो लोग राज्य सरकार में पिछले 10 साल से उन्होंने यहां की स्कूली शिक्षा व्यवस्था को बहुत नुकसान पहुंचाया। हालात ये है कि समग्र शिक्षा अभियान के तहत जो पैसे भारत सरकार ने दिए, ये दिल्ली में ऐसी सरकार बैठी है जिसको दिल्ली के बच्चों के भविष्य की परवाह नहीं है। जो पैसे शिक्षा के लिए भारत सरकार ने दिए, आधे पैसे भी पढ़ाई के लिए खर्च नहीं कर पाए लोग। साथियों, ये देश की राजधानी है। दिल्ली वासियों का हक है, उनकी सुशासन की कल्पना की है, सुशासन का सपना देखा है। लेकिन बीते 10 वर्षों से दिल्ली एक बड़ी आपदा से घिरी है। अन्ना हजारे जी को सामने करके कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया। शराब के ठेकों में घोटाला, बच्चों के स्कूल में घोटाला, गरीबों के इलाज में घोटाला, प्रदूषण से लड़ने के नाम पर घोटाला, भर्तियों में घोटाला। ये लोग दिल्ली के विकास की बात करते थे, लेकिन ये लोग आपदा बनकर दिल्ली पर टूट पड़ी है। ये लोग खुलेआम भ्रष्टाचार करते हैं, फिर उसका महिमा मंडन भी करते हैं।
एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। ये आपदा दिल्ली पर आई है और इसलिए दिल्ली वालों ने आपदा के विरुद्ध जंग छेड़ दी है। दिल्ली का वोटर दिल्ली को आपदा से मुक्त करने की ठान चुका है। दिल्ली का हर नागरिक कह रहा है, दिल्ली का हर बच्चा कह रहा है, दिल्ली की हर गली से आवाज आ रही है, आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। आपदा को नहीं